जगतपुर का शापित डाकिया। एक खौफनाक रात, एक अनजानी शुरुआत। शाम के झुटपुटे में जब सूरज की आखिरी किरणें जगतपुर की पहाड़ियों के पीछे छिप रही थीं, तभी धूल उड़ाती हुई पुरानी बस अड्डे पर रुकी। बस से उतरने वाला अकेला मुसाफिर सूरज था। आसमान में काले बादलों का डेरा था और हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। ठंड की पहली बारिश बस शुरू होने ही वाली थी। सूरज अपना भारी बैग टांगकर गांव की पगडंडी पर चलने लगा। चारों तरफ सन्नाटा ऐसा था जैसे गांव मौत की नींद सो रहा हो। तभी उसे दूर एक धुंधली सी रोशनी दिखाई दी। गांव की चौपाल। वहां सोमनाथ काका और कुछ बूढ़े ग्रामीण आग जलाकर बैठे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था। सूरज ने पास जाकर अभिवादन किया। काका, राम राम। मैं सूरज शहर से आया हूं। यहाँ के डाकघर में मेरी नई नियुक्ति हुई है। सोमनाथ काका ने अपनी धुंधली आंखों से सूरज को ऊपर से नीचे तक देखा और हुक्का गुड़गुड़ाते हुए बोले, बाबू, तुम गलत मौसम में गलत जगह आ गए हो। जगतपुर की इस बारिश में तो परिंदे भी अपना घोंसला नहीं छोड़ते। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? सूरज हंसा। काका, ड्यूटी तो ड्यूटी है। सरकार ने भेजा है तो आना ही पड़ा। काका का स्वर अचानक धीमा और गंभीर हो गया। ध्यान से सुनो बेटा, शाम 4 बजे के बाद इस डाकघर की दहलीज मत लांघना। और अगर कोई ऐसी चिट्ठी दिखे जिस पर भेजने वाले का नाम न हो तो उसे छूना भी पाप है। यहाँ मौत लिफाफे में बंद होकर आती है। डाकघर का सन्नाटा और कालू का डर। सूरज जब डाकघर पहुंचा तो वो एक पुरानी जर्जर इमारत थी जिसकी दीवारों से प्लास्टर झड़ रहा था। अंदर एक लालटेन जल रही थी। वहां कालू बैठा था, जो सालों से वहां सफाई का काम कर रहा था। साहब, आप आ गए? मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। कालू ने कांपती आवाज में कहा। बाहर बारिश तेज हो रही है, आज रात यहीं रुक जाइए, पर उस पीछे वाले कमरे की तरफ मत झांकना। सूरज को यह सब अंधविश्वास लग रहा था। उसने जबरदस्ती कालू से वो कमरा खुलवाया। कमरे का दरवाजा चरमराते हुए खुला। अंदर हजारों चिट्ठियां बिखरी पड़ी थीं, जैसे किसी ने सालों से उन्हें छुआ ना हो। धूल ऐसी थी कि सांस लेना मुश्किल था। तभी बिजली कड़की और खिड़की के बाहर एक साया दिखाई दिया। सूरज चौंक गया। कौन है वहां? कोई नहीं साहब, बस हवा है। कालू ने डरते हुए कहा। ये वो चिट्ठियां हैं साहब जिनका कोई ठिकाना नहीं। इन्हें शापित डाकिया हरिया छोड़ जाता है। पिछले साल मोहन चाचा ने एक ऐसी ही चिट्ठी खोली थी। अगले दिन उनकी लाश चौपाल पर मिली। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसे देखकर कलेजा कांप जाए। कहते हैं हरिया उनकी आत्मा ले गया। चुटकी की चेतावनी और वो रहस्यमयी पत्र। तभी अचानक डाकघर का भारी दरवाजा धड़ाम से खुला। बारिश में भीगी हुई चुटकी अंदर आई। उसके चेहरे पर दहशत साफ थी। कालू भैया, क्या फिर से वही आहट सुनाई दे रही है? फिर सूरज को देखकर रुकी। आप नए बाबू हैं, भाग जाइए यहाँ से। मेरे भाई ने भी एक बार बहादुरी दिखाई थी, आज उसकी सिर्फ यादें बची हैं। वो डाकिया इंसान नहीं, एक काला साया है जिसकी आंखें जलते हुए अंगारों जैसी लाल हैं। सूरज ने सबको शांत कराया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक ताजा लिफाफे पर गई, उसका खून जम गया। उस पर कोई पता नहीं था, सिर्फ उसका नाम लिखा था, सूरज। जैसे ही उसने पत्र खोला, उसकी रूह कांप उठी। उसमें लिखा था, तारांकन सूरज, तुम्हें लगता है तुम्हारी माँ तुम्हें बचपन में छोड़कर चली गई थी? नहीं, उस रात की बारिश में उसे कोई ले गया था। सच जानना है तो आज रात पुराने पीपल के नीचे आओ। सूरज का सिर घूमने लगा। ये राज तो सिर्फ उसे पता था। कोई अनजान शक्ति उसके अतीत के साथ खेल रही थी। मौत से साक्षात्कार। सोमनाथ काका के कहे अनुसार सूरज रात के ठीक 12 बजे पुराने डरावने पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा।
बारिश मूसलाधार थी और हर तरफ कीचड़ था। तभी दूर से एक साइकिल की घंटी की आवाज आई। धुंध के बीच से एक लंबा दुबला सा साया दिखाई दिया। उसने खाकी वर्दी पहनी थी जो फटी हुई और खून से सनी थी। उसका चेहरा पीला और आंखें खूनी लाल थीं। वो हरिया था। तुम आ गए सूरज। हरिया की आवाज ऐसी थी जैसे सूखी पत्तियां रगड़ रही हों। सूरज कांपते हुए बोला, तुम क्या चाहते हो? क्यों मासूमों को मार रहे हो? हरिया दहाड़ा। मासूम? इस गांव ने मुझे चोर कहा था। एक औरत के झूठे इल्जाम पर इन्होंने मुझे जिंदा कुएं में डाल दिया। मैं भूख और प्यास से तड़पता रहा। दाग बांटने का मेरा थैला वहीं पड़ा रहा। अब मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक ये गांव अपनी गलती की कीमत नहीं चुकाता। सूरज ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाकर कहा, बदला लेना है तो उन दोषियों से लो जो अब जिंदा भी नहीं है। इन निर्दोषों का क्या कसूर? तुम्हारी सच्चाई मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा। मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा, पर इन लोगों को छोड़ दो। मुक्ति का मार्ग। हरिया रुका। उसकी लाल आंखों में एक पल के लिए दुख झलका। क्या तुम सच में मेरा सच बताओगे? क्या तुम मुझे उस कलंक से आजाद करोगे? सूरज ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैं कसम खाता हूं, जगतपुर के इतिहास में तुम्हारा नाम एक अपराधी की तरह नहीं, एक पीड़ित की तरह लिखा जाएगा। एक जोरदार बिजली कड़की और हरिया का साया धीरे धीरे धुंध में विलीन होने लगा। उसकी आखिरी आवाज हवा में गूंजी, यह आखिरी मौका है जगतपुर के लिए। अगली सुबह सूरज ने गांव वालों को इकट्ठा किया और हरिया की पूरी कहानी सुनाई। गांव वालों ने अपनी गलती मानी और उस पुराने कुएं के पास हरिया का एक स्मारक बनवाया। उस दिन के बाद जगतपुर के डाकघर में कभी कोई बिना पते की चिट्ठी नहीं आई। लेकिन आज भी जब ठंड की पहली बारिश होती है, लोग कहते हैं कि दूर कहीं साइकिल की घंटी सुनाई देती है, जैसे हरिया अब भी अपनी ड्यूटी कर रहा हो। हरिया की आत्मा को शांत हुए 1 महीना बीत चुका था। सूरज ने अपना वादा निभाया और गांव के बीचों बीच हरिया की एक तस्वीर लगवाई ताकि लोग उसे अपराधी नहीं, एक पीड़ित के रूप में याद करें। लेकिन सूरज के मन में एक बात रह रहकर खटक रही थी। उसे मिली उस रहस्यमयी चिट्ठी में उसकी मां का जिक्र था। हरिया तो चला गया, पर उस राज का क्या हुआ? एक रात जब सूरज डाकघर में अकेला बैठा कुछ फाइलों को सहेज रहा था, तभी उसे वही चिरपरिचित आवाज सुनाई दी, ट्रिंग ट्रिंग। सूरज का दिल जोर से धड़का। उसने बाहर झांका। बारिश नहीं हो रही थी, पर हवा में वही पुरानी बर्फ जैसी ठंडक थी। अचानक डाकखाने के उसी बंद कमरे से जिसे सूरज ने साफ करवा दिया था, किसी के रोने की आवाज आने लगी। लाल थैले का रहस्य। सूरज लालटेन लेकर उस कमरे में गया। वहां कोने में कालू दुबक कर बैठा था। साहब, वो फिर आया था। कालू कांपते हुए बोला, कौन? हरिया? वो तो मुक्त हो गया था। मैं ही साहब, हरिया में ही। उसका लाल थैला, वो देखिए। कालू ने कोने की तरफ इशारा किया। वहां एक पुराना गल चुका डाक का थैला पड़ा था जो पहले वहां नहीं था। उस थैले से काला धुआं जैसा निकल रहा था। सूरज ने हिम्मत करके थैला खोला। उसमें सिर्फ एक पुरानी फटी हुई साड़ी का टुकड़ा और एक सोने का कंगन था। कंगन देखते ही सूरज की आंखों में आंसू आ गए। वो उसकी मां का कंगन था। सोमनाथ काका का नया खुलासा। सूरज भागा भागा सोमनाथ काका के पास पहुंचा। काका कंगन देखकर पत्थर की मूरत बन गए। काका, मुझे सच बताइए, मेरी माँ का ये कंगन हरिया के थैले में क्या कर रहा है? काका ने भारी मन से कहा, सूरज, जिस रात हरिया को कुएं में डाला गया था, उस रात तेरी माँ ही इकलौती गवाह थी जिसने उसे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन गांव के उन दबंगों ने उसे चुप करा दिया। हरिया को इस बात की चिंता थी
कि उसकी गवाह को भी उसकी तरह गायब कर दिया गया। वो चाहता था कि तू सिर्फ उसे ही नहीं, अपनी मां को भी इंसाफ दिलाए। अंधेरे कुएं की गहराई। सूरज, कालू और चुटकी उस पुराने सूखे कुएं की तरफ बढ़े जहां हरिया की मौत हुई थी। चुटकी ने कहा, सूरज बाबू, मैंने सुना है कि हरिया की चिंता का अंत तभी होगा जब वो राज पूरी तरह बाहर आएगा जो उसने अपनी आखिरी सांस तक छुपा कर रखा था। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, अचानक एक साया उभरा। वो डरावना नहीं था, बल्कि दुखी था। वह हरिया था। उसने हाथ के इशारे से कुएं की एक दीवार की तरफ इशारा किया। सूरज ने वहां खुदाई की तो उसे एक छोटा सा बक्सा मिला। बक्से के अंदर एक पत्र था जो हरिया ने मरते वक्त अपने खून से लिखा था। उसमें उन असली गुनाहगारों के नाम थे जिन्होंने न सिर्फ हरिया को फंसाया था, बल्कि सूरज की मां के साथ हुए हादसे के पीछे भी वही थे। अंतिम मुक्ति और न्याय। उस रात जगतपुर में न्याय का असली सूरज उगा। सूरज ने उन रसूखदार लोगों का पर्दाफाश किया जो बरसों से सफेदपोश बनकर गांव में रह रहे थे। जैसे ही दोषियों को पुलिस ले गई, डाकखाने के ऊपर छाई वो काली धुंध हमेशा के लिए छंट गई। अब जब साइकिल की घंटी सुनाई देती है तो लोग डरते नहीं, वे मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हरिया अब गांव का रक्षक बन गया है। उसकी चिंता अब खत्म हो चुकी थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। और आगे आप कौन सी हॉरर स्टोरी देखना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।